सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पीडब्ल्यू फाउंडेशन। मैं आपके लिए लेके आया हूं पीवाईक्यू सीरीज सोशल साइंस में। और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के अंदर पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं। पिछले ईयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन हिस्ट्री पोर्शन के अंदर से पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको सबसे पहले बात बताऊं तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आती है कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें क्या आंसर लिखे हैं। ठीक है, तो इन सारे जो इश्यूज हैं, जो भी स्टूडेंट इश्यूज फेस करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। दूसरी बात, अगर हम 10th सीबीएसई का सिलेबस देखें हिस्ट्री के अंदर, तो यहां लगभग आपको 5 चैप्टर्स हिस्ट्री में दिए हुए हैं, जिनमें से 4 चैप्टर्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और 1 चैप्टर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया हुआ है। तो ये जो 4 चैप्टर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो पोर्शन मैं लेने वाला हूं हिस्ट्री के अंदर, वो लूंगा मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या पिछले 4-5 सालों में सीबीएसई का क्या पैटर्न रहा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का। अगर मैं बात करूं सीबीएसई के सिनेरियो की, तो अगर आप पिछले 5 साल के सैंपल पेपर्स या क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सीबीएसई हर बार पैटर्न जो है ना वो चेंज करता रहता है। ठीक है, हर बार पैटर्न चेंज करता रहता है। तो कई लोग आपको बोलेंगे, कई टीचर्स बोलेंगे, बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 10 साल के सैंपल पेपर्स या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए। तो मैं आपको यहां कहूंगा कि 10 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगी वो अब आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में सीबीएसई ने अपना पैटर्न लगातार बदला है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, 2020 से यानी कि 2020 से लेके 24 तक के आप क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उनकी प्रैक्टिस करिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें यह समझना जरूरी है कि क्वेश्चंस के पूछने का तरीका क्या है, सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चंस पूछती है। ठीक है, आपको अगर मैं बताऊं तो कंपैरेटिवली पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी पेपर भी नहीं आता और बहुत ज्यादा टफ लेवल का भी पेपर नहीं आता, तो मॉडरेट से लेके और हाई लेवल के क्वेश्चंस तक वो जाते हैं। यानी कि देयर इज कंप्लीटली स्कोप प्रेजेंट, आपके पास पूरा स्कोप प्रेजेंट रहता है कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेस्ड है हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, 10th क्लास की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री पोर्शन से, 10th क्लास हिस्ट्री पोर्शन से आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स। जैसे सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। तीसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। और फोर्थ चैप्टर जो आपको देखने को मिलेगा, जो आपके थ्योरी पार्ट में पूछा जाने वाला है, वो है प्रिंट कल्चर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा सिलेबस है आपका हिस्ट्री का, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इन 2 चैप्टर्स का है, इन 2 चैप्टर्स का वेटेज है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो 18+2 मार्क्स का डिवीजन है, 2 नंबर मैप के हैं और 18 नंबर जो है वो आपके थ्योरी के हैं। अब अगर मैं बात करूं मैप की, तो मैप तो यहां से ही पूछा जाएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप आएगा 2 नंबर का। ठीक है, तो अब बचते हैं 18 मार्क्स। 18 मार्क्स का अगर मैं डिवीजन देखूं, भाई पेपर सीबीएसई का मैं तो नहीं बना रहा हूं, बना तो सीबीएसई ही रही है, डिवाइड उसी को करना है, लेकिन हम एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना वेटेज रहेगा। तो अगर मैं बात करूं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो लगभग 60-70% वेटेज पूरे पेपर में इन 2 चैप्टर्स का ही रहेगा, बाकी जो बच रहा है वो यहां जाएगा। ठीक है, अब मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत सारा पार्ट जो है वो ओमिट कर दिया सीबीएसई ने, बहुत सारा पार्ट पूछना ही नहीं है उसको। ठीक है, 1.3 टॉपिक तक वो पूछेगा।
ठीक है ना। यानी कि हम स्टार्ट करेंगे सिल्क रूट से और कहां तक जाएंगे, सिल्क रूट से स्टार्ट करके और कॉलोनाइजेशन तक पढ़ाई करनी है हमको, ठीक है ना। उसके बाद प्रिंट कल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है। इस प्रिंट कल्चर में भी जो इंडियन पार्ट है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, वो वाला पार्ट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में बात हो रही है और आप इंडिया में ही रहते हो, इंडिया में ही एग्जाम दे रहे हो, तो उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, इसमें भी वुमेन एंड प्रिंट, ठीक है, सोशल रिफॉर्म के कंटेक्स्ट में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कंटेक्स्ट में, इस तरह के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखिए, किसी भी एग्जाम को लिखने का जो सबसे अच्छा तरीका है या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे अच्छा वे है वो क्या है कि उसके पैटर्न को अगर आप समझ लें। इसीलिए आप किसी से ही बात करेंगे वो आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि आप पुराने पेपर्स उठाइए, उनको देखिए, समझिए क्या पैटर्न रहा है अभी तक क्वेश्चन पूछने का। उसी बेसिस पे जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन लेस पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है ना। हमको पता नहीं रहता कौन सी चीज को कितना वेटेज देना है और हम लगे हुए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। जब एग्जाम का दिन आया और हमने पेपर देखा तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है फिर, यार मैंने पढ़ाई तो इतनी की लेकिन मेरे से पेपर नहीं बन रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको राइट डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो ज्यादा वेटेज वाले हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है हमको। सीधी सी बात है, हमारे पास अगर एग्जामिनेशन में देखें तो 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला कौन सा क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं आपके कौन से क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हमारे पास एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीबीक्यू जिनको कहते हैं, और 4th नंबर पे आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप आना है, तो 2 नंबर फिक्स है हिस्ट्री के यहाँ पे, और किसी टॉपिक से मैप आएगा नहीं। फिर अगर मैं बात करूं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की, तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन वो नेशनलिज्म इन इंडिया से भी पूछ सकता है, वो आपका प्रिंट कल्चर से भी पूछ सकता है, वो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से भी पूछ सकता है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसको कितना वेटेज किस चैप्टर को देना है वो उनके ऊपर डिसाइडेड है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, सॉरी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कौन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इन्हीं की तो आंसर फ्रेमिंग करनी है। जैसे हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, उसमें जरा सा लैंग्वेज को चेंज किया और आपका दिमाग घूम गया कि सर इसमें लिखना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना कि इसमें लिखना क्या है सर। तो इन्हीं चीजों को डिकोड करना है। जैसे एमसीक्यू वाला पार्ट अगर देखें तो आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपका टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो एमसीक्यू पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से। लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो आप प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाओगे, आपके दिमाग में कंटेंट होगा भी तो भी आप नहीं लिख पाओगे। समझ रहे हो ना बात को। जब हम एग्जाम देके निकलते हैं बाहर तो हम कई बार यही डिस्कस कर रहे होते हैं, यार उसका आंसर तो मेरे को आता था बट मैं लिख नहीं पाया। क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे, मैं स्टार्ट कहां से करूं, एंड कहां पे करूं, ठीक है। तो यही सारी चीजें हम फेस करते हैं। चलिए नजर डालते हैं कुछ पीवाईक्यूज पे। सबसे पहले अगर नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें, अच्छा एक चीज और, ये वाला जो लेक्चर है इसमें मैं ब्रॉडली 2 टॉपिक्स कवर करूंगा, एक तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और एक करूंगा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और कुछ बातें मैं आपको प्रिंट कल्चर की ही बता दूंगा। जो सेकंड लेक्चर रहेगा हमारा हिस्ट्री के अंदर, उसमें हम नेशनलिज्म इन इंडिया और रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो भी बच रहा होगा वो कवर करेंगे, ठीक है। तो एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, कम खाओ, ठीक है, लेकिन क्वालिटी खाओ, यही कहते हैं ना सब लोग। तो पढ़ाई में भी यही होता है, एक साथ पूरी पढ़ाई नहीं कर लेनी है। आप लोग बैठे रहते हो लास्ट दिन के लिए, क्या हम एक काम करेंगे कि 24 घंटे को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 8 चैप्टर तैयार कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ गए बात को। तो अभी हमारे पास जितना टाइम है उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी रोज देंगे तो हमारा पूरा सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा 15 से 20 दिनों में। उसके बाद फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वो भी ऐसा रिवीजन नहीं करना है कि बहुत बर्डन है, मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा मर जाऊंगा, ऐसा वाली कहानी नहीं होगी आपके साथ, ठीक है ना। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रहेगी, और दूसरी बात क्या होगा, जो भी आप पढ़ाई करोगे वो बैठेगी आपके दिमाग में, उड़ नहीं जाएगी वो,
ठीक है, हिस्ट्री के लिए बोलते हैं लोग कि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप आज पढ़ोगे कल गायब हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को अगर आप थॉट प्रोसेस के साथ पढ़ो, थिंकिंग के साथ पढ़ो, वो कभी नहीं भूल सकती। अगर आप उसको थोड़ा सा थिंकिंग अप्रोच के साथ पढ़ोगे ना, आप उसके बारे में सोचोगे कि यार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, है ना, कब क्यों कैसे पे ही तो हिस्ट्री पूरी चलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज नहीं भूलेगी आपको। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये 23, ठीक है ना। ये सब मैं आपको 5 साल के PYQs लेके आया हूं, 2020 से 2024 तक के 5 साल के हैं ये PYQs, ठीक है ना। तो आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। जैसे इन्होंने क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इन द कोड ऑफ 1804। 1804 का जो कोड है उसमें क्या इंक्लूडेड था इसमें से, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया था उसमें? इसको इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड, वॉज नॉट इंक्लूडेड। इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, क्वेश्चन वैसा ही है वो, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। आपको बताना है इसमें से कौन नहीं था, तो क्या नहीं था, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ पे बेस्ड जो प्रिविलेजेस थे उसको खत्म किया किसने, सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये सिविल कोड जो है, सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, किसने दिया है ये, इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है, एम्परर ऑफ फ्रांस। कौन से टाइम पे था ये, 1799 से लेके और 1815 तक, ठीक है ना। लगभग 16 इयर्स तक इसने रूल किया और आधे यूरोप को जीत लिया था इसने। और जहां जहां इसका टेरिटोरियल कंट्रोल था, ये कोड जो है वहां एप्लीकेबल किया गया, लेकिन सब जगह एक जैसा एप्लीकेबल नहीं किया गया, यही दिक्कत थी। इसीलिए जो टेरिटरीज इसके कंट्रोल में थी वो हॉस्टाइल हो गई इसके सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि ये सिविल कोड जिस तरह से फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था उसी तरह से दूसरी टेरिटरीज में नहीं किया गया था। जैसे फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया ना दूसरी टेरिटरीज या दूसरे स्टेट्स ने या दूसरे जो किंगडम्स है, जहां जहां इन लोगों ने कब्जा किया, उन लोगों ने समझा कि जिस तरह का सिस्टम फ्रांस में है उसी तरह का सिस्टम हमारे यहां होगा। लेकिन ये सारी की सारी जो एक्साइटमेंट है वो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई। क्यों कन्वर्ट हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली जो नेपोलियन वॉर्स का मोटिव है वो क्या है, कब्जा करना, टेरिटोरियल एक्सपांशन करना, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 3 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको लिखोगे कैसे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 या व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं ना इसको क्योंकि नेपोलियन ने दिया है इसको, तो इसका मतलब क्या है या इसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कैसे लिखोगे इस आंसर को। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे किसका, कि भैया सिविल कोड है क्या, क्या है सिविल कोड 1804। एक तरह का कानून है ना, एक तरह का लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए एक लॉ इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में फ्रांस के अंदर, जिसको हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। यही लिखोगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लाइन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के लिए एक सिविल कोड 1804 में नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। फिर आप क्या बनाओगे, इसकी मेन बॉडी बनाओगे। मेन बॉडी क्या बनाओगे, मेन बॉडी में क्या क्या आएगा, मेन बॉडी में आएगा फीचर्स ऑफ द कोड। क्या आएगा, फीचर्स ऑफ द कोड। कोड के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या फीचर्स थे भाई,
सबसे पहले तो फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया इसने, जो सबसे बड़ी कमी थी फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी? फ्यूडल सिस्टम। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें भी यही पढ़ा था कि भाई फ्रांस में लुई 16 की का जो पूरी तरह से खात्मा करने के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल थी वो क्या था? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम होता क्या है? नहीं, फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है? कोई बता सकता है फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या है? फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंतवाद का सिस्टम। सामंत का मतलब होता है स्मॉल किंग्स बिठा देना, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स बिठा देना, सबऑर्डिनेशन ऑफ किंगशिप। मतलब राजा जो है वो पूरे देश के लिए बैठा हुआ है, उसने क्या किया? अपने देश को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन पार्ट्स पे रूल करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स बिठा दिए। अब वो सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो जनता के साथ क्या कर रहे हैं? क्रूएलिटी कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और किसके नाम पे कर रहे हैं? राजा के नाम पे कर रहे हैं। तो बदनाम कौन हो रहा है? राजा। बदनाम कौन हो रहा है? राजा बदनाम हो रहा है। प्रजा क्या समझ रही है? जो पब्लिक है वो क्या समझ रही है कि ये तो राजा के ऑर्डर से ही तो कर रहा है ये। भाई राजा ने बोला 10% टैक्स लगाओ, फ्यूडल लॉर्ड ने क्या किया? उसको 25-30% कर दिया और रिमेनिंग जो पार्ट है वो किसकी जेब में जा रहा है? फ्यूडल लॉर्ड के। राजा को कितना पहुंच रहा है? 10%। और जनता गाली किसको भग रही है? राजा को। सीधी सी बात ये है ना। तो ये कहानी है। तो इसने सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, इसने बर्थ प्रिविलेजेस को खत्म किया, राइट टू प्रॉपर्टी दिया लोगों को, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, सर्वडम और मेनोरियल ड्यूज को क्या किया? एग्जेम्प्ट किया। सर्वडम क्या होता है? आप एक चीज याद रखना, सर्वडम से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। व्हाट इज सर्वडम? सर्वडम है क्या? हाँ, जिसको बेगार कहते हैं, बॉन्डेज लेबर, मतलब हिंदी में उसको कहते हैं दासत्व। जैसे आपने किसी से क्या लिया? मनी बोरो कर ली, पैसा उधार ले लिया, अब पैसा आप दे नहीं पा रहे हो, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके बदले में आप क्या करोगे? फ्री लेबर। और वो कब तक करोगे पता नहीं। तो फ्री लेबर को जनरली सर्वडम कहते हैं। और जनरली सर्वडम कहां देखने को मिलता था? लैंडलॉर्ड्स के यहां। लैंडलॉर्ड से आपने कर्जा लिया, अब दे नहीं पा रहा, तो वो क्या बोल रहा है? मेरे खेतों में काम करो, ठीक है। मेनोरियल ड्यू क्या होता है? मेनोरियल ड्यू मतलब होता है लैंडलॉर्ड टैक्सेस, जो रेवेन्यू रेट्स लगते हैं ना, रेवेन्यू टैक्सेस लगते हैं, रेवेन्यू जो लगाए जाते हैं, लगान जिसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेनोरियल ड्यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उसने खत्म कर दी, ठीक। तो इसीलिए ये वाला जो कोड है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ फ्रांस में। इसीलिए नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, फिर भी जनता उसे पसंद कर रही थी, क्योंकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जो था ना, वो बहुत अच्छा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इस चैप्टर से। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सीधा सा मतलब है, ये लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम, ठीक है ना। लिबरलिज्म का मतलब क्या हुआ? यहां पे हिंदी में कहते हैं उदारवाद, मतलब फ्री स्टेट में आदमी रहे, वो किसी भी एक्सपेक्ट में बात कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं लिबरलिज्म की बात करूं, तो लिबरलिज्म यूरोप के अंदर दो तरह से देखने को मिलता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मान लीजिए ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको लिबरलिज्म को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? डिफाइन लिबरलिज्म। फिर आप क्या बताओगे? लिबरलिज्म कितने तरीके का होता है, यूरोप में कितने तरीके का लिबरलिज्म देखने को मिला? तो 2 तरह का देखने को मिला, एक तो पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिकल। 2 तरह का लिबरलिज्म देखने को मिलेगा, एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल। तो अगर मैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करूं, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट बाय कंसेंट। एक तो क्या चाहिए? इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? यूनिवर्सल सफरेज। क्या चाहिए? यूनिवर्सल सफरेज, मतलब राइट टू वोट चाहिए, है ना। अगर आप यूनिवर्सल सफरेज नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप राइट टू वोट भी लिख सकते हैं कि डिमांड फॉर राइट टू वोट,
और ये करने वाले लोग कौन हैं? लिबरलिज्म के लिए स्टैंड लेने वाला कौन है? कौन सी क्लास ने स्टैंड लिया? लिबरलिज्म के लिए स्टैंड लेने वाली क्लास कौन है? तो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास। देखिए मैं पूरा आंसर नहीं लिख के बताऊंगा आपको मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं कि इस अप्रोच के साथ आपको आंसर लिखना है, ठीक है? आंसर आप खुद ही लिखेंगे। अगर मैं ही सारा आंसर लिख के दे दूंगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं ये चीज। आपको खुद मेहनत करनी है, इस आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है? ये लेक्चर के बाद आप ये आंसर फ्रेमिंग खुद से करेंगे। आपको मैं कीवर्ड्स दे रहा हूं कि क्या क्या करना है, क्योंकि यही तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम देते टाइम, कि हमें ये समझ में नहीं आता कि क्या किन स्टेप्स में आंसर हम लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सफरेज चाहिए और गवर्नमेंट बाय कंसेंट चाहिए। मिडिल क्लास क्या कह रहा है भाई? मिडिल क्लास के पास एजुकेशन है, पैसा है, ठीक है? वेल्दी क्लास है, एजुकेटेड क्लास है। अब वो ऐसे लोगों के अंडर में नहीं रहना चाहती जो सिर्फ इसीलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो केवल इसीलिए वो उनके अंडर में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई मेरिट पे बेस्ड सरकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एलिजिबल थे इसीलिए आप राजा हो, आप तो हायरार्कियल किंग हो। और मिडिल क्लास क्या कह रही है कि भैया इलेक्शन कराओ ना, जो कैपेबल होगा वो लीडर बनेगा, आप क्यों लीडर बने बैठे हो, ठीक है? फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या आता है? फ्री मार्केट्स। फ्री मार्केट्स का मतलब ये नहीं होता कि बाजार में सारा सामान फ्री में मिल रहा है। फ्री मार्केट्स का मतलब होता है क्या? ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स एंड टैरिफ फ्री। टैरिफ फ्री मार्केट्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिबरलिज्म में ये आपको इतनी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट कौन नहीं है? तो पोलैंड नहीं है। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, ये एक टॉपिक है पूरा। क्या टॉपिक है वो? स्ट्रेंज केस ऑफ। अब कई बार बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते सर ये समझ में नहीं आता, जबकि इतना हल्का टॉपिक है ये, इसको कोई समझने की जरूरत है भी नहीं। 2-3 चीजें आपको पता हो, आप समझ जाओगे इसको आराम से। क्या समझना है इसमें? इसमें ये समझना है कि 1688 में इनके पास क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या थी इनके पास? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लास पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, जबकि वो एब्सोल्यूट मोनार्की था। और एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की जो कहानी है वो क्वीन मैरी और विलियम ओ ऑरेंज, ठीक है? स्कॉटलैंड का राजा है, स्कॉटलैंड का प्रिंस है। उसकी मैरिज किससे हुई है? इंग्लैंड की प्रिंसेस से, ठीक है? दोनों शादी करके स्कॉटलैंड चले गए, ठीक है? इंग्लैंड की जो इंटेलिजेंसिया क्लास है, इंग्लैंड की जो वेल्दी मिडिल क्लास है, रिच मिडिल क्लास है, वो परेशान थी अपने राजा से। उसने इन दोनों को इनवाइट किया और पार्लियामेंट में इनको राजा और रानी की तरह इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको एक और नाम दिया गया ब्लडलेस रेवोल्यूशन। मतलब इसमें कोई ब्लडशेड नहीं हुआ, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई लोगों को मारा नहीं गया, कोई किलिंग नहीं हुई, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया इंग्लैंड 1688 में, ठीक है? इसके बाद इन्होंने क्या करना चालू किया? एक्सपांशन ऑफ इंग्लिश बाउंड्रीज। क्या बढ़ा रहे हैं ये? अपना टेरिटोरियल कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। टेरिटोरियल कंट्रोल कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। किसके साथ? एक्ट ऑफ यूनियन किसके साथ साइन किया? 1707। किसके साथ साइन किया? स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का अपना एक कल्चर है, ठीक है? गैलिक लैंग्वेज यहां बोली जाती है, इनका अटायर अलग है, मतलब कपड़े पहनने का ढंग अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है। स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया इसलिए कि आप और मैं अगर साथ रहेंगे तो हम ज्यादा मजबूत होंगे, हम ज्यादा स्ट्रांग होंगे। लेकिन स्कॉटलैंड को यह पता ही नहीं चला कि इस एक्ट ऑफ यूनियन में आने के बाद उनका इंडिविजुअल जो कल्चर था वो गायब हो गया। उनका इंडिविजुअल कल्चर जो था
गायब हो गया और उनके ऊपर क्या कर दिया गया, इंपोज कर दिया गया इंग्लिश कल्चर को। ठीक है, एक तो ये कहानी है। दूसरा यहां पे आयरलैंड। आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते थे, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक्स। तो जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी थी उसको इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी ने भड़काया और बोला हमारे साथ मिल जाओ। तो आयरलैंड के बाद में जाके दो टुकड़े होंगे, एक आयरलैंड एक नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो किसका पार्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, इसीलिए आप कई बार देखने को मिलता है, आपको यूके वर्ड में देखने को मिलता है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड, और एक मिलता है आपको ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में 3 कंट्रीज हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ठीक है, जब वो 4 कंट्रीज के साथ मिलता है तो वो बनता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये स्ट्रेंज केस है ब्रिटेन का। कुछ नहीं करना है इसमें, केवल एक वर्ड को पकड़ के चलना है, इंपोजिंग ऑफ इंग्लिश कल्चर ऑन स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और कैसे इंपोज करेंगे उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। क्या क्या है, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक यूनियन जैक जो फ्लैग है उनका, ठीक है, और तीसरा है इंग्लैंड का नेशनल एंथम, गॉड सेव अस आवर नोबल किंग। ठीक है, ये तीनों चीजें इनके ऊपर इंपोज कर दी, जबकि ये तो इनकी नहीं है। समझ गए ना बात को। जैसे इंडिया किसी के ऊपर अगर टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन करे आगे जाके फ्यूचर में, और वो बोले कि तुम्हें जनगणमन गाना पड़ेगा, हिंदी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, ठीक है, और जो हमारा जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो जो कंट्री को हम टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन जिस पे लगाएंगे या जिसको अपने साथ लेके आएंगे उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी ना। तो ये कहानी ब्रिटेन में हुई है, इसीलिए कहते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में अलग तरह का ही केस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was proclaimed as the German emperor in 1871? William I, Otto von Bismarck, Kaiser William, Count de Cavour। कैसर विलियम, ठीक है, ये कैसर विलियम 1 ही है। ठीक है, फेडरिक विलियम 4 इनके पहले थे। फेडरिक विलियम 4 के बारे में ही पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, फेडरिक या फेडरिच, ठीक है। क्यों फेमस है भाई ये, कोई बता सकता है फेडरिक विलियम 4 का नाम क्यों आया? फेडरिक विलियम 4 का क्या रेलेवेंस है यूरोपियन हिस्ट्री में या जर्मनी की हिस्ट्री में? फेडरिक विलियम 4, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो तुम। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848, ठीक है, इसने क्या किया था, इनके एफर्ट को सप्रेस कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड जंकर्स। तो जंकर वर्ड भी याद रखना है आपको। सप्रेस्ड बाय द प्रूशियन किंग, विद द हेल्प ऑफ प्रूशिया के जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनकी हेल्प से क्या किया था, इस जो एफर्ट है या जो इनका स्टेप है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने का, उसको सप्रेस कर दिया। तो ये वाली चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है। हमारे लिए तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको फुल ऑन मार्क्स चाहिए, फुल आउट ऑफ फुल चाहिए, पूरे में पूरे नंबर चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, सारी चीजें कंफर्म होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ इन यूरोपियन गवर्नमेंट ब्रॉट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन
1815 में नेपोलियन की डिफीट होने के बाद कौन कौन से चेंजेस या किस तरह की स्पिरिट गवर्नमेंट की थी 1815 के बाद। और में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। दोनों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनकी लैंग्वेज पे मत जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है वो डिस्कस करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट्स ब्रॉट आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। आप सभी को पता है कि 1815 में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है यूरोप में जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना किसने ऑर्गेनाइज की थी या कौन था इसका होस्ट? होस्टेड बाय ड्यूक, कौन था ये? ऑस्ट्रियन चांसलर। और कौन कौन था इसमें? 4 पावर्स थे ना, 4 पावर्स, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया। अब आपको क्या देख के लगता है ये 4 कंट्रीज ने क्यों ट्रीटी साइन की? बिकॉज दीज कंट्रीज फेवर्स कंजर्वेटिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? इसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने नंबर का है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 100 वर्ड्स तो लिखने हैं इस क्वेश्चन में। 100 शब्दों में जाएगा ये। देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले आपको यहां पे जब आंसर बनाएंगे आप इसका, तो आपको इंट्रोडक्शन देना है इसका। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे भाई? इंट्रोडक्शन में पहले नंबर पे डालोगे आप ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना डालोगे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना क्यों हुई? टू undo the changes brought by नेपोलियन, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आपको ये कहानी नहीं लिखना कि नेपोलियन हारा, कैसे हारा, उसको कैसे हराया गया, उसको हराने के बाद कॉर्सिका भेज दिया गया, इस तरह ये सब कहानी नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। आपको ये बताना है कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसके थ्रू गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाए गए यूरोप के अंदर। क्या क्या चेंजेस लाए गए? अब आप लिखोगे चेंजेस, रीस्टोरेशन ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम्स। कंजर्वेटिव रेजिम्स को रिस्टोर कर दिया गया। कहां कहां रिस्टोर किया? फिर वो पूछेगा कहां कहां रिस्टोर किया भाई, बिकॉज एग्जामिनर वांट टू नो क्या तुम्हें पता है कि कौन से चेंजेस लाए गए थे, यही तो जानना चाहता है ना एग्जामिनर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें? फ्रांस का केस बताओगे आप। फ्रांस में क्या लिखोगे? चार्ल्स टेंथ जो बॉर्बन डायनेस्टी का किंग है, जो बॉर्बन फैमिली से आता है, उसको क्या कर दिया गया? रिस्टोर कर दिया गया, उसको थ्रोन दे दिया गया, वो बैठा दिया गया। फ्रांस की बाउंड्री को एक तरह से सीज करने की कोशिश की गई। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड को क्या दे दिया गया? बेल्जियम, ठीक है। जर्मनी कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? 39 स्टेट्स के कन्फेडरेशन में, उसको टच नहीं किया इन्होंने। और क्या किया गया? रशिया को पोलैंड दे दिया गया, और
प्रूशिया को क्या दिया गया? पहले फ्रांस की बाउंड्री तो कवर करो। बेल्जियम किसको दिया गया? किंगडम ऑफ नीदरलैंड को दिया गया, ठीक है। 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन किया गया जर्मनी में, और पोलैंड रशिया को दिया गया। ये चेंजेस लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरी बात यहां पे आपको ये लिखना है, फ्रांस और पोलैंड का केस दोगे आप, यहां पे फ्रांस और पोलैंड के बारे में बताओगे क्या क्या हुआ। फिर जब आप अपना आंसर खत्म करोगे तो उसमें ये लिखोगे कि ऑल्दो कंजर्वेटिव रेजिम्स वर स्टोर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट्स थी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स जो थी, उनको ये समझ में आ गया था दैट के हमें ग्रेजुअल चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो अब डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में बिलीव करने वाली जनता है अभी, तो वो वापस से ट्रेडिशनल मोनार्की में क्यों बिलीव करने लग जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कुछ ग्रेजुअल चेंजेस को अलाउ किया जो उस समय की नीड थी। ये करके आप आंसर खत्म करोगे। तो लास्ट में क्या जाएगा यहां पे? कंक्लूजन। अब यही 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रेजिम्स को रिस्टोर किया गया, इन्हीं कंजर्वेटिव रेजिम्स के रिस्टोरेशन ने किसको जन्म दिया? किसको जन्म दिया? रेवोल्यूशंस को। रेवोल्यूशंस दो तरह की देखने को मिलेगी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। कौन कौन सी हैं? एक तो वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन है, और एक मिडिल क्लास का है। एक मिडिल क्लास का रेवोल्यूशन है और एक वर्किंग क्लास का रेवोल्यूशन है। दुनिया में 3 क्लासेस ही होती हैं, 3 क्लासेस ही होती हैं दुनिया में, पता है आपको? 3 तरह की क्लास होती है। एक होती है एरिस्टोक्रेसी, ये रूलिंग क्लास है, रूल करने के लिए पैदा हुई है। एक होती है वर्किंग क्लास, और एक होती है मिडिल क्लास। अब ये जो एरिस्टोक्रेसी है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे तो रूल करना है, पैसा कमाना है, रूल करना है, जनता का शोषण करना है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, उसको लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती कभी भी, याद रखना। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे पैसा कमाना है और रूल करना है। कॉन्सेप्ट हिले हुए किनके हैं? इन दो लोगों के। इसीलिए तो इनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट इन्हीं को किया जाता है, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं ना भाई। इनको आता है लेकिन पूरा नहीं आता। इनको कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। मतलब इनको पता नहीं है एग्जैक्टली इन्हें क्या चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मिडिल क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इज्जत। अपन डिस्कस करते हैं ना क्लास में, मिडिल क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत है, ठीक है। और ये अपनी इज्जत को लेकर जिंदगी भर बैठे रहते हैं। बट एक चीज और है, पूरी दुनिया में अगर किसी भी क्लास ने रेवोल्यूशन किया है या किसी भी क्लास की वजह से रेवोल्यूशन आया है, तो वो है मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास वो है जिसके पास एजुकेशनल वेल्थ है और मनी वेल्थ है, दोनों ही चीजें हैं उसके पास। मतलब एजुकेशन वाइज भी रिच है और पैसे वाइज भी रिच है। तो वो ऐसे किसी पर्सन से नहीं दबेगी जो उसके हिसाब से मेरिट में नहीं आता। तो इसीलिए तो चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसका ही एक दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? मेजर आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे बड़ा डेस्पोटिज्म को खत्म करना, डेस्पोटिक रूल को खत्म करना, एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करना, यही था।
तो इसके क्या आउटकम्स आएंगे भाई? जैसे ही डेस्पोटिज्म खत्म होगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? जनता के लिए ही काम किए जाएंगे। तो क्या क्या किए जाएंगे? आउटकम्स में क्या क्या लिखोगे आप? क्या बर्थ प्रिविलेजेस खत्म हुए थे? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ खत्म हुए थे क्या? पूरी तरह से नहीं खत्म हुए थे। वो खत्म होंगे मैक्सवेल रॉबर्ट्सपियर के टाइम पे, जब रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगी। अभी तो प्रिविलेजेस ऑन बर्थ तो है ही ना, नोबल क्लास तो जिंदा है ना। लुई 16 थोड़ी मर गया है अभी 1789 में, वो तो 92 में जाएगा। 1792 तब तक तो बर्थ प्रिविलेजेस है ना, जब तक रिपब्लिक गवर्नमेंट नहीं आ रही है तब तक बर्थ प्रिविलेजेस हैं। दूसरी बात क्या है, यहां पे सबसे पहले क्या लाया गया? कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स एंड फादरलैंड। जिस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, उस समय इंडिया में एक किंग है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। कौन है वो? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने स्टेट में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आया। वो पहला आदमी है भारत में जो राजा होते हुए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आया। समझे बात को? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि अगर देश में कोई इंपॉर्टेंस रखता है तो वो कौन लोग रखते हैं? केवल देश और उसके सिटीजन्स, और कोई दूसरा इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई दूसरा इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है, केवल सिटीजन और उसका देश। ठीक है, फिर और क्या किया गया? नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। मार्शलेज, ठीक है, मार्शलेज एक जगह है फ्रांस में, ठीक है, उसके नाम पे इनका नेशनल एंथम है। नेशनल फ्लैग को, रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया गया नेशनल फ्लैग से, ट्राई कलर फ्लैग है। और क्या किया गया? सिंबल्स एंड हीरोइज्म का प्रमोशन करेंगे। और क्या किया? और क्या करेंगे? हीरोइज्म और सिंबल्स को प्रमोट करेंगे। मार्टियर्स को कोमेमोरेट किया जाएगा। मार्टियर्स जितने भी शहीद लोग हैं उनको याद किया जाएगा। कोमेमोरेशन का मतलब होता है जब मास में आप मेमोराइज करते हो किसी भी चीज को, तो उसको कहते हैं कोमेमोरेशन, मतलब एक साथ कई लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, और बताइए, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लेके आएंगे। करेंसी सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा, एक सिंगल करेंसी आएगी। कैपिटल बनाई जाएगी पेरिस, लैंग्वेज बनाई जाएगी फ्रेंच। ठीक है, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज और बैरियर्स थे उनको हटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें लगभग 6 पॉइंट लिख के आइए आप। मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे लिख के आइए, लेकिन क्वालिटी वाइज 5-6 पॉइंट्स अच्छे लिख के आइए, जिससे कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जब देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ, इस बच्चे को आता है, इसको पता है, इसने पढ़ रखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटकम्स क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ये वही क्वेश्चंस हैं जो 4-5 सालों में पूछे गए हैं, और इनके रिपीट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्कोप देखिए ना चैप्टर में। अगर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में स्कोप देखें तो कुछ 8 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि उनके बाहर जाना ही नहीं है पेपर, उनके अलावा वो क्या पूछ लेंगे। समझ गए बात को? जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सर्टेन है कि उनसे पूछे जाने ही है क्वेश्चन। उनमें से एक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, एक नेपोलियनिक कोड है, सिविल कोड, एक रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है, लिबरल्स का रेवोल्यूशन के बारे में बताइए, एक आफ्टर 1815 का कंजर्वेटिज्म है, एक रोमांटिसिज्म है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम है। ठीक है, और रोमांटिसिज्म है, और फिर एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। उसी के अंदर 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। बाल्कन प्रॉब्लम से क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। और बाल्कन वाले टॉपिक से बहुत से लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि बाल्कन में है क्या दिक्कत। बाल्कन में कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टेट लाइक कंट्रीज हैं। जैसे आपके देश में छोटे छोटे से स्टेट्स हैं ना, वैसी वहां पे यूरोप में जो आपका साउथ वेस्टर्न यूरोप है उसमें वैसी कंट्रीज हैं, वो छोटी छोटी। अब उन छोटी छोटी कंट्रीज में रोमांटिसिज्म के असर से क्या हुआ, अपने खुद के इंडिपेंडेंस की इमोशंस जाग गए कि यार हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लंबे टाइम तक वो लोग ऑटोमन टर्क्स के अंडर कंट्रोल में थे। धीरे धीरे जब ऑटोमन टर्क्स का कंट्रोल जो है वो खत्म होने लग गया, तो उन कंट्रीज में अपने इंडिपेंडेंस को लेके क्या हुआ, एक्साइटमेंट आया। ठीक है। और जो यूरोप के बड़े पावर थे उस टाइम पे, वो क्या कर रहे थे, इनको ऑक्यूपाइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या होगा आगे जाके, इन कंट्रीज को अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अभी मैं बाल्कन जब बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इंडिया का हाल भी बाल्कन स्टेट जैसा हो सकता था। हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और भारत का हाल भी बाल्कन नेशंस की तरह हो सकता था। जैसे आज के डेट में आपके यहाँ 28 स्टेट हैं, तो हो सकता था भारत में 28 कंट्रीज बन जाती भारत से। यही तो हुआ है। एक बड़े एरिया से लगभग 30 देश निकल के आए हैं, 30 कंट्रीज। सोच सकते हो आप, कैन यू इमेजिन 30 कंट्रीज, 30 कंट्रीज। और अभी भी लगातार स्प्लिट होने का सिलसिला जारी है, समझ गए। लगातार स्प्लिट होने का सिलसिला जारी है, अभी भी अलग अलग होते जा रहे हैं। ठीक है। जैसे मैसिडोनिया का नाम सुना है किसी ने? मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कौन सी कंट्री है? जहां पे सिकंदर पैदा हुआ था, अलेक्जेंडर पैदा हुआ था। मैसिडोनिया के बेबीलोन शहर में, बेबीलोन सिटी, जैसे इंडिया में बहुत सारी सिटीज है ना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, ऐसे ही जो मैसिडोनिया का सबसे फेमस सिटी है वो है बेबीलोन। वहां पे जन्म हुआ था अलेक्जेंडर का। और मैसिडोनिया वाज अ पार्ट ऑफ ग्रीस। ग्रीस से अलग हो गया मैसिडोनिया, एक अलग कंट्री बन गया। ग्रीस एक अलग कंट्री है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सोचो, यूरोपियन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस कंट्री रही है स्टार्टिंग से ही है। आज इसकी हालत यह है कि आज ये यूरोप के अंदर पावरफुल कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आती। ग्रीस एंशिएंट कंट्री है, बहुत पुरानी कंट्री है, लेकिन आज की डेट में इसके पास पावरफुल होल्ड नहीं है यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर 3-4 कंट्रीज ही हैं जिनके पास पावरफुल होल्ड है। कौन कौन सी हैं वो? जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया। यही 3-4 कंट्रीज दिखती है हमको। एक समय पे स्पेन बहुत पावरफुल हुआ करता था, आज नहीं है। एक समय पे इटली बहुत पावरफुल हुआ करता था, रोमन एम्पायर, आज नहीं है। ये चीजें, ठीक है। ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है ना। टर्की जो है ना वो एशिया में है, उसको एशिया माइनर कहते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूट इन मोबिलाइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एलीट अक्रॉस यूरोप? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है आपको ये। अब सबसे पहले बात ये बताओ कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ? इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को। देखिए, इंट्रोडक्शन वर्ड देख के आप घबराया मत करिए, 1 या 2 लाइन लिखनी है केवल इसमें, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है भाई। कहने का मतलब, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्रीब्यूट इन मोबिलाइजिंग नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एलीट अक्रॉस यूरोप? तो सबसे पहले आप मुझे ये समझाओगे ना कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या? क्या आप सीधा कंट्रीब्यूशन गिनाने लग जाओगे? मान लो तुम्हें पता ही नहीं है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है और तुम आंसर लिखने लग गए, तो एग्जामिनर क्या करेगा? बढ़िया लाल पेन से उसमें ड्राइंग बनाएगा। वो पहले तुमने डिजाइन डाली कॉपी में, फिर वो डिजाइन डालेगा, तो तुम्हारी डिजाइन नीचे दब जाएगी, उसकी क्लियरली दिखाई देगी कि उसने क्रॉस किया है तुम्हारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को। टॉपिक के इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या। तो सबसे पहली लाइन आप क्या लिखेंगे? ग्रीस वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन टर्की एम्पायर। इसके अंडर कंट्रोल में था, ये बताओगे आप, ठीक है। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब से हुआ? 1821 से स्टार्ट हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, ये बता दोगे आप कि ग्रीस अंडर कंट्रोल में था ऑटोमन टर्क्स के, ठीक है ना, और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ 1821, ठीक है। अब ग्रीस का वॉर स्टार्ट हुआ ऑटोमन टर्क के साथ, तो यूरोप को क्या दिक्कत हो रही? रेस्ट ऑफ यूरोप क्यों कूद रहा है इसमें? ये पता होना चाहिए आपको, पूरा यूरोप क्यों कूद रहा है इसमें? यूरोप का सपोर्ट ग्रीस को क्यों मिल रहा है? एक्चुअली ग्रीस वॉज कंसीडर्ड एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो ये वाला वर्ड लिखोगे आप, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। फिर एक चीज डालोगे आप, क्या इसमें? रोमांटिसिज्म, यहां आएगा आपका रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म में क्या डालोगे आप? हैं? लॉर्ड बायरन जो है उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए, लड़ने भी गए, फीवर की वजह से उनकी मौत हो गई, वो वाला एग्जाम्पल डालोगे इसमें आप। रोमांटिसिज्म ने एक्चुअली में किया क्या है? किया ये है रोमांटिसिज्म ने कि वो एंशिएंट स्टोरीज, फोक सॉन्ग्स, बैलाड्स, जिनको कहते हैं हम वीर गाथाएं, बैलाड्स वही होती ना, किसी के हीरोइज्म को क्या करना, पोएटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है आपका? बैलाड, ठीक है। ये चीजें जो हैं वो यूरोप के अलग अलग एलीट क्लास में, अच्छा उस समय पे क्या था, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1821 की, उस समय जो एलीट क्लास हुआ करती थी उसी के पास मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे ना। हर आदमी के पास मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो था नहीं, ओपेरा देखने हर आदमी नहीं जा सकता, जो पढ़ा लिखा पैसे वाला होगा वही जाएगा ओपेरा देखने, वही जाएगा गाने सुनने, वही जाएगा थिएटर देखने, वही जाएगा आपका ड्रामा देखने। जो आदमी सुबह उठ के अपनी रोटी कमाने के लिए निकल रहा है, क्या वो ड्रामा गाने और ये सब सुनेगा? वो नहीं। तो किसके ऊपर असर किया इसने? एलीट क्लास के ऊपर। अब जो एलीट क्लास है उसके साथ सबसे अच्छी चीज क्या है? उसके पास पैसा भी है, उसके पास पावर भी है, तो उसने फंड्स के थ्रू, उसने आर्मीज के थ्रू किसको हेल्प किया? ग्रीस को। फाइनली ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंस इन 1832 थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये भी लिखोगे आप इसमें, आप इसको खत्म कैसे करोगे? ट्रीटी ऑफ ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पे खत्म होगा। ये चालू कैसे होगा? ये यहां से चालू हुआ, ग्रीस वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 21 में स्टार्ट करोगे आप, बीच में आप रोमांटिसिज्म डालोगे, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, और खत्म करोगे आप ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पे। इस तरह से ये आंसर बनेगा। 5 नंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कितने में पूछा गया था? 5 मार्क्स। अब इसको कहते हैं क्वालिटी आंसर, इसको कहते हैं क्वालिटी आंसर, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यह पूछना चाह रहा है क्या आपको टॉपिक के बारे में पता है? हाँ सर पता है मेरे को टॉपिक के बारे में, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा खोल के रख दिया। इसी को कहते हैं पोस्टमार्टम, जो मैं बोलता हूं ना पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम इसी को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जूसेफ गैरिबाल्डी बिलोंग टू इटली। कौन था भाई ये जूसेफ गैरिबाल्डी? कौन है? आर्मी जनरल है ना। एक आर्मी का नाम सुनने को मिलता है हमको, रेड आर्मी। किसके अगेंस्ट वॉर लड़ा इसने? स्पेन, ऑस्ट्रिया, इनके अगेंस्ट लड़ा ना। ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर जो था, जो रूल कर रहा था यहाँ पे, ऑस्ट्रो हंगरी, 2 कंट्रीज हैं वो, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग वही है। ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर लड़ रहा था। इस आदमी का उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना काउंट डी केवर का है। काउंट डी केवर वाज द मेन और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन
एंड ये आदमी ने ग्राउंड पे काम किया है, इसने शेप दिया उसके आर्किटेक्चर को। जो भी आर्किटेक्चर उसने बनाया कि इटली ऐसा बनेगा, उसको शेप में लाने का काम गैरिबाल्डी ने किया। क्योंकि विदाउट आर्म्स आप कोई लड़ाई थोड़ी जीत पाओगे, आप कागजों पर लड़ाई थोड़ी जीत पाओगे, आपको फील्ड में उतर के लड़ना पड़ेगा ना। तो वो लड़ने का काम इसने किया। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज किसे कहते हैं? क्रांतिकारियों का पता कैसे कहते हैं? फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज, जिससे मैक्सिमम वर्ल्ड की जो रेवोल्यूशंस है ना या रेवोल्यूशनरीज हैं वो इंस्पायर्ड हुए, और इसी चैप्टर में है वो, इसी चैप्टर में पढ़ रखा है आप लोगों ने। हाँ, मजीनी, यूसुफ मजीनी जो है वो आपका फादर ऑफ रेवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है। उनसे इंडिया के रेवोल्यूशनरीज भी इंस्पायर्ड थे। भगत सिंह उनमें से एक है, चंद्रशेखर आजाद उनमें से एक है, जो लोग यूसुफ मजीनी से इंस्पायर्ड थे कि हाँ, रेवोल्यूशन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, अगर उस कंट्री के ऊपर किसी और का डोमिनेशन है तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहां पे, ये वाले क्वेश्चन भी बड़े परेशान करते हैं आपको, असर्शन एंड रीजन। अब अभी मैंने ग्रीस वाले टॉपिक में आपको बताया कि ऑटोमन टर्क्स जो हैं वो रूल कर रहे थे, और ग्रीस भी आता है, फॉर्चुनेटली ग्रीस भी कहां आता है? बाल्कन रीजन में ही आता है ना, बाल्कन रीजन में ही आता है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़िए असर्शन रीजन। मैं आपको क्या बताता हूं, सबसे पहले रीजन पढ़ो आप। मेरा जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने का वो है, सबसे पहले आप रीजन पढ़िए, आधी जो आपकी चिंता है वो यहीं दूर हो जाएगी। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। बिल्कुल सही है, ये राइट है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कन। सबसे ज्यादा जो सीरियस टेंशन थी यूरोप के अंदर, नेशनलिस्ट सीरियस टेंशन जो थी, नेशनलिस्ट टेंशन जो थी यूरोप के अंदर, वो क्या थी? बाल्कन। अब देखो, ये आपको मैं कह रहा हूं, आप भूल जाओगे आपको ये आता है क्वेश्चन, आप ये भूल जाओगे आपको ये क्वेश्चन आता है। आप क्या करोगे, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हो ना आप। 71 तक यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की समस्या खत्म हो गई है। जो मेन कंट्रीज हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, इटली का यूनिफिकेशन हो गया, समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। अब ऐसा कौन सा पार्ट बचा है जिसमें कि नेशन स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है? तो वो बाल्कन ही है। 71 के बाद हमने ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रशिया तो अपने आप में ही आपका एम्पायर है, पूरा पूरा रशियन एम्पायर जिसको कहते हैं, जार फैमिली जो है उसको रूल कर रही है, तो वो तो ऑलरेडी एक नेशन के शेप में था ही पहले से, उसको तो एकजुट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कौन से एरियाज हैं जो कि अभी नेशन स्टेट फॉर्मेशन में नहीं आए हैं? कौन है वो? बाल्कन है। तो ये वाला भी सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखना है यहां पे इसी तरह के दूसरे कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या बोला उसने? अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मतलब किसी और की सुपरमेसी में रह रहे हैं, ये किसी और का डोमिनेशन है, और इनसे आजाद होना ही तो नेशनलिस्ट टेंशन है यहां पे। तो ये चीज इसको एक्सप्लेन कर पा रही है ना अच्छे से, तभी तो ये इसका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीख जाओगे। मैंने क्या बोला, हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि जब तक आप थिंकिंग अप्रोच के साथ काम नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस यूज नहीं करोगे, तब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें कई बार क्या होता है, हिस्ट्री में एक दिक्कत और है, इसमें डेट्स याद करनी पड़ती हैं और हमें डेट्स याद होती नहीं है। मैं कहता हूं कैसे नहीं होती डेट्स याद? अगर आपने
थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आपको डेट्स भी याद रहेंगी, आपको क्रोनोलॉजी भी याद रहेगी, आपको ये भी पता रहेगा कौन सा इवेंट कब हुआ, ये इवेंट इसके बाद हुआ, ये इवेंट इसके पहले हुआ। उसकी दिक्कत क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप स्टेप्स को स्किप कर जाते हो, आप आगे पीछे जोड़ देते हो चीजों को, तो गड़बड़ हो जाती कहानी। जैसे कहने का मतलब, आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या बैठाओ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का ईयर क्या है, 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही नेपोलियन आएगा, नेपोलियन के आने के बाद ही उसकी हार होगी, पहले तो नहीं हो जाएगी। तो ये कब हुआ, 1815, ठीक है। फिर बात आएगी 1815 में क्या होगा, कंजर्वेटिव रेजिम्स आएंगी। कंजर्वेटिव रेजिम्स आएंगी तो जो बाहर के रूलर्स हैं, जो यूरोप के कंट्रीज के ऊपर रूल कर रहे हैं, इनको हटाने का ट्रेंड चालू होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सुप्रीम पावर है यूरोप के अंदर जो बैठे हैं, उनका एम भी क्या है, अल्टीमेट एम क्या है उनका अल्टीमेट एम क्या है, एक्सपांशन, टेरिटोरियल एक्सपांशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के आसपास की जो जमीन है उसको किसी और कंट्री का आदमी लेके बैठ जाए, तो तुम्हारी कम्युनिटी क्या चाहेगी कि ये आदमी बाहर निकले यहां से, भाई हमारे आसपास की जमीन है तो हम ही लोगों के पास होनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा है जो तुम्हारी लोकेलिटी का है और जमीन को खरीदना चाह रहा है, तो तुम सब उसके सपोर्ट में आओगे ना। तो यही कहानी ग्रीस के साथ हुई है, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आई, मतलब ये कब आई, 1832 में आई। यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब होगा, वो तो जर्मनी का यूनिफिकेशन है, 1861। और ये एक बार एनसीईआरटी देख के ही ईयर डिसाइड करना भाई, एनसीईआरटी में जो ईयर लिखा हुआ है ना वही माना जाएगा। आप किसी भी बुक को पढ़ लें, उसमें कोई ईयर लिखा हुआ है, उस ईयर को आप मान के नहीं चलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो है वो है एनसीईआरटी की बुक आपकी, उसमें जो लिखा हुआ है वो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज कोई भी चीज कंसीडर नहीं की जाएगी। अब बताइए इसमें क्या बन रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। तो 2 1 3 4, सॉरी इसको सही कर लो ना, अगर यहां ऑप्शन गड़बड़ है तो इसको सही कर लो भाई। देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, यही होगा आंसर। आप इस पे ध्यान ही मत दो ना, हमें तो आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन, एक बीच में आ गया मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का क्वेश्चन। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। द सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 2 एग्जाम्पल्स। इस आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 नंबर में आया मान लो क्वेश्चन, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया। सबसे पहले आपको बताना है सिल्क रूट क्या है। सिल्क रूट क्या है, क्या लिखेंगे, एंशिएंट ट्रेड रूट। देखिए जो आपके वर्ड्स होने चाहिए ना बड़े सिलेक्टिव होने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ भी लिखे जा रहे हो भाई। मैं जो पूछ रहा हूं ना, मुझे उसका क्लियर कट आंसर चाहिए, मुझे कहानी नहीं चाहिए। और सोशल साइंस में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है, वो कहानी लिखने लग जाते हैं, कुछ भी लिखो कुछ भी लिखो। कोई उन्हें बता देता है कि कुछ भी लिख के आ जाना पास हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी लिख के आओगे तो जो कॉपी चेक करने बैठा ना वो फालतू नहीं बैठा है, वो पूरी गुस्सा जो है वो अपनी वो तुम्हारी कॉपी के साथ निकालेगा, बैठ के फाड़ेगा नहीं, बाकी निकाल लेगा पूरी गुस्सा, ठीक है। तो एंशिएंट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, यही था ना, यही है। ट्रेड रूट्स या सिल्क रूट का काम क्या है, 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है ये।
कहां से कहां तक था? चाइना से लेके इटली के रोम शहर तक, ठीक है। तो ये सिल्क रूट के बारे में बता दिया आपने। और क्या करेंगे आप? अब क्या बताना है आपको? अब आएगी इसकी मेन बॉडी, मेन बॉडी। तो आप बताएंगे कि सिल्क रूट से होता क्या था भाई। सिल्क रूट जो नाम ले रहे हो आप, इससे एक्चुअली में होता क्या था? तो सबसे पहले तो आप कमोडिटीज बताएंगे ना, कौन कौन सी कमोडिटीज जो है वो ट्रेड की जाती थी। तो सिल्क, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, ये सब होता था। दूसरा आप क्या बताओगे? ट्रेवलर्स के बारे में बताओगे आप, ठीक है। हाँ, रिलीजियस ट्रेवल्स होते थे, ठीक है। दूसरा क्या होता था? एजुकेशनल पर्पज से भी होता था, माइग्रेशन ऑफ पीपल फॉर वर्क, ठीक है। कल्चर्स का एक्सचेंज होता था। ये सारी चीजें आपस में बताओगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है वो देखते हैं। हाउ डिड द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म अफेक्ट द यूरोप इन अर्ली 19th सेंचुरी? देखो ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, डिफाइन लिबरलिज्म में वो क्वेश्चन कर चुके हैं। आंसर वैसे ही लिखना है, इसका भी आंसर वैसे ही लिखना है। क्या पूछ रहा है वो? लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, उसने यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में कैसे इफेक्ट डाला? आप जानते हो उसमें क्या लिखना है? पता है आपको क्या लिखना है इसमें? इसमें लिखना है आपको रेवोल्यूशंस आफ्टर 1830s। 1830s के बाद जो रेवोल्यूशंस हुई वो लिखनी है आपको। क्या लिखनी है? एक लिखनी है आपको जुलाई रेवोल्यूशन, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन लिखनी है आपको, ठीक है। फिर लिबरलिज्म के अंदर में और क्या क्या आएगा? तो एक एग्जांपल देना है आपको, फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। क्या देना है? फ्रांस बिकेम रिपब्लिक 1848। और क्या बताओगे आप इसमें? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और यहां पे एक डायलॉग भी लिख देना ड्यूक मैटरनिच का, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ये वाला डायलॉग जरूर डाल देना, स्टेटमेंट, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है। हाँ, सिलेशियन रिवोल्ट भी डाल सकते हो, बट वो लिबरलिज्म की वजह से हुआ है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। क्या लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कंसेंट की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज मिलना चाहिए, बर्थ प्रिविलेजेस बंद होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, यही सब तो है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या है? टैक्स फ्री मार्केट्स होने चाहिए, टैरिफ बैरियर फ्री मार्केट होने चाहिए, टैरिफ फ्री मार्केट होने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स नहीं होना चाहिए। इसमें क्या डालोगे आप? ज़ोल्वेरिन कब आया? 1834। ज़ोल्वेरिन क्या है? ज़ोल्वेरिन एक तरह का प्रूशियन बॉडी है, प्रूशियन कस्टम बॉडी है, जिसने क्या किया? 32 बैरियर्स को हटा दिया, 32 करेंसीज को कम करके 2 कर दिया, और ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया। ठीक है, यही काम किया था इसने। तो ये लिबरलिज्म का ही तो इफेक्ट है अर्ली 18th सेंचुरी में। ठीक है, एक ज़ोल्वेरिन वाला लिखोगे 1834 में, फिर ये लिख देना फ्रांस बिकेम रिपब्लिक, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये सारी चीजें आपको डालनी है, मतलब 4-5 चीजें आपको इसमें उठानी है। ठीक है, जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की जुलाई रेवोल्यूशन है। कौन था उस समय एग्जीक्यूटिव हेड, कौन था फ्रांस का? लुई फिलिप। ठीक है, लुई फिलिप जो था वो एग्जीक्यूटिव हेड था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उस टाइम पे फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की केस स्टडीज भी पूछ ली जाती हैं कई बार।
जैसे ये प्रिंट कल्चर से आया है। दिस इज हाउ मर्शियर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड वर्ड एंड द पावर ऑफ रीडिंग in one of his book. Anyone who had seen me reading would have compared me to a man dying of thirst who was gulping down some of fresh pure water. Gulping मतलब निगलना, ठीक है। Lighting my lamp with extraordinary caution, I threw myself hungrily into the reading. An essay, eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next without my noticing it. A clock struck of the hours in the silence of the shadows, and I heard nothing. My lamp began to run out of oil and produced only a pale light. But still I read on. I could not even take out time to raise the wick of fear of interrupting my pleasure. How those new ideas rushed into my brain, how my intelligence adopted them. मतलब वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई जब प्रिंट कल्चर आया, मतलब जब से प्रिंटेड बुक्स आना स्टार्ट हुई, कॉमन हुई, तो मुझे पढ़ने की इतनी हैबिट लग गई कि मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता था, मैं सिर्फ पढ़ता रहता था। ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है, कि पावर ऑफ प्रिंट वर्ड क्या है, मतलब जो प्रिंटेड वर्ड्स है ना उनमें कितनी पावर होती है, वो आपको कितनी तेज अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया, हाउ डज द पैसेज रिफ्लेक्ट द इमर्सिव नेचर ऑफ रीडिंग ऑफ मर्शियर, ठीक है। तो इसी पैसेज से ये आपको आंसर निकाल लेना है। कैसे निकालोगे, ये सीधा सीधा इसका आंसर पता कैसे है, कहां से निकलेगा, यहां से उठाना, द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड वर्ड एंड द पावर ऑफ रीडिंग वन ऑफ हिज बुक, ठीक है, यहां से लेके और आपको डालना है यहां तक, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। मतलब उस पैसेज में ही आंसर छुपा होता है, आपको कहीं अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्चुअल राइटर, वर्चुअल राइटर क्या होगा, अपने आप को वर्चुअल राइटर क्यों कह रहा है वो, ये भी इसी पैसेज में मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब ये है, देखिए केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका मैं क्रक्स बता देता हूं आपको क्या है। कई बार दो तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। केस स्टडी जो है ना वो दो तरह की हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है लॉजिकल और एक हो सकती है एनालिटिकल। लॉजिकल वाले में आपको दिमाग लगा के आंसर देना है कि आपने पूरा पैसेज पढ़ा, उस पैसेज का क्या कंक्लूजन निकला। जैसे मान लो चलो नेशनलिज्म इन इंडिया से केस स्टडी आ गई, उसने आपको सिविल डिसोबीडियंस का एक केस दे दिया, सिविल डिसोबीडियंस के बारे में बता दिया कि महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, इतनी तारीख को स्टार्ट किया था, ये डिमांड्स थी, ये मूवमेंट इतने दिन चला, इतने दिन के बाद बंद हो गया। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू थिंक, कि क्या ये मूवमेंट उस समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से इंडिया में चलाने लायक था या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉजिकल, वो आपसे पूछ रहा है ना, आप अपना दिमाग लगा के बताओ क्या था या नहीं। फिर एक होता है एनालिटिकल, आपने पूरा पैसेज पढ़ा, ठीक है ना, द इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, एनालिटिकल, मतलब एनालिसिस करके उस पैसेज का आंसर देना है। तो दो तरह की केस स्टडी होती है। आपके वाले केस में एनालिटिकल केस स्टडी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या, 99.9% है। वो पैसेज पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है उससे। चलो अगला क्वेश्चन आता है, Why did Europeans flee to America in 19th century? Identify the correct reason from the following option. Poverty and disease, due to gold rush, to escape the French Revolution, as an aftermath of the Vietnam War. ये तो बहुत बाद में हुआ है। अमेरिका क्यों भाग गए? Due to gold rush. गोल्ड रश, सब लोग क्या सोना ढूंढने जा रहे थे? देखिए माइग्रेशन के रीजन क्या है, क्या रीजन है माइग्रेशन के, यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ माइग्रेट करने के रीजंस क्या क्या हैं? अरे वो तो यार उनके लिए है ना जिनके पास पैसा है,
अल्टराडो वाला कॉन्सेप्ट तो उनके लिए जिनके पास जो माइनर्स हैं, जो कहना चाहिए तो प्लांटेशन ओनर्स हैं, या जिनके पास बहुत पैसा है, वो करेंगे ना वो चीज। तो 50 लाख लोगों ने माइग्रेट किया लगभग उस समय। तो क्यों माइग्रेट किया? सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ओवर पॉपुलेशन इन यूरोप। तो क्या हो जाएगा? सबसिस्टेंस क्राइसिस, खाने पीने के लाले पड़ गए। सबसिस्टेंस क्राइसिस, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। इसी वजह से क्या होगा? माइग्रेशन होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ना, पॉवर्टी एंड डिजीजेस, ये यहां पे अप्रोप्रिएट है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज विद द एक्सपांशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s टू 1860s? ये पूछा गया है। हालांकि आपका ये वाला चैप्टर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के लिए गया, तो अब इससे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ठीक है। आयरन और स्टील किसको रिप्लेस कर देगा? कॉटन टेक्सटाइल को। चलिए इस पे बात करते हैं। Which of the following match the following and choose the correct option? Victor Emmanuel, Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Count de Cavour। चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली कौन है? काउंट डी कैवर, यानी कि डी का होगा 1। अब देखो, यहीं रुक जाओ 2 मिनट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम बच्चों को पता होते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पता होते। आपको सिर्फ एक काम करना है। मान लो आपको नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्या करना है? आपको इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना है जो आपको आता है। समझे बात को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्योर शॉट ये आंसर सही हो जाएगा आपका, बट पॉसिबिलिटी है, 50% तो है, ठीक है। मान लो आपको इसमें से केवल एक ही आंसर आता है। मान लो आपको मजीनी के बारे में ही पता है कि वो यंग इटली मूवमेंट उसने स्टार्ट किया था। अब आप गए ऑप्शन में, आपको क्या देखना है? बी का 2 देखना है कि बी का 2 होना चाहिए आंसर। कहां कहां दिख रहा है भाई? इसमें नहीं दिख रहा है। इसमें बी का 4 दिख रहा है, मतलब ये गलत हो गया। इसमें क्या दिख रहा है? बी का 1 दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें क्या दिख रहा है? बी का 4 दिख रहा है, ये भी गलत। तो मुझे सिर्फ मजीनी पता था और मैंने आंसर निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ये होगा इसका आंसर। विक्टर इमैनुअल सेकंड क्या हो गया आपका? कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ, प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। जूसेफ गैरिबाल्डी कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ सिसिलीज, और काउंट डी कैवर चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, क्या कहते हैं इसको? एलिमिनेशन मेथड। कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 ऑप्शन पता होते हैं, 2 नहीं पता होते, तो भी आपके पास 50-50% चांस है ना कि आपका आंसर सही हो सकता है। कई बार हमें सिर्फ एक ऑप्शन पता होता, 3 के बारे में पता नहीं होता, फिर भी आपके पास देयर इज अ चांस ऑफ 33.33% ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर। चांस है ना? तो जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? रिस्क लो, लेकिन अकल के साथ रिस्क लो। ऐसा नहीं कि जय माता दी सी, वो नहीं करना है। ABCD कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है, वो सी है, ये सी होगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लो। इसको सी लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड अ न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर? मैंने आपको बताया ही था, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। फिर आ जाते हैं इसमें। इसमें आपको डालना है एक तो एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ठीक है, तो इससे आ जाएगा स्कॉटलैंड, और दूसरा डालना है आपको आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड को इन्होंने किसके थ्रू कैप्चर किया? प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, ठीक है ना। या जो प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है उसको अपने साथ पॉलिटिकली ग्रुप्ड करके इन्होंने आयरलैंड को काटा, ठीक है, और फिर उसके 2 टुकड़े हुए, ठीक है ना, नदर्न आयरलैंड और आयरलैंड। तो ये आपको डालना है। और लास्ट में आप क्या लिखोगे? इसमें लास्ट में लिखोगे आप प्रमोशन ऑफ इंग्लिश कल्चर है यार, प्रमोशन ऑफ
या इम्पोजिंग ऑफ इंग्लिश कल्चर, क्या लिखोगे? इम्पोजिंग ऑफ इंग्लिश कल्चर। कैसे? 3 चीजें हैं, यूनियन जैक, ठीक है, नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड और बताइए इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंपोजिंग मिल रही है इंग्लिश कल्चर की। ठीक है, किसके थ्रू? क्या फैक्टर्स हैं, क्या डिटरमिनेंट्स हैं? यूनियन जैक, नेशनल एंथम ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश लैंग्वेज। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि एक नया ब्रिटिश नेशन कैसे बन गया केवल इंग्लिश कल्चर को प्रोपोगेट करके। तो इन्होंने क्या किया? 2 कंट्रीज को अपने में मिलाया और उनके ऊपर अपना कल्चर इंपोज कर दिया। जैसे कि मैं अभी लास्ट एक बार, ये वाला क्वेश्चन एक बार और आ चुका है ना, पीछे आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था? यही डिस्कस किया था कि अगर मान लो इंडिया कल के दिन कोई टेरिटोरियल एक्सपांशन करता है, कोई कंट्री को ये मतलब प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, जैसे भूटान की मान लेते हैं। ठीक है, भूटान एक तरह से स्ट्रैटेजिकल असिस्टेंस, ठीक है, इंटरनेशनल असिस्टेंस इंडिया से लेता है। इंडिया भूटान के 3 अफेयर्स को मेंटेन करता है, पता है आपको कि नहीं पता ये चीज? फॉरेन अफेयर्स को इंडिया मेंटेन करता है भूटान के, डिफेंस को इंडिया मेंटेन करता है भूटान के, और कम्युनिकेशन को इंडिया मेंटेन करता है भूटान के। मतलब एक लीगल असिस्टेंस देता है उसको, जहां भी उसको जरूरत पड़ती है इंडिया हेल्प करता है। अब कल के दिन इंडिया अगर भूटान के ऊपर इंडियन कल्चर इंपोज कर दे केवल इस एवज में कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, तो कल के दिन तो भूटान की आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। समझे ना बात को? तो आज की डेट में स्कॉटलैंड का मतलब क्या है? इंग्लिश कल्चर। आज आप स्कॉटलैंड जाओगे, पूरा कल्चर कैसा हो चुका है? इंग्लिश हो चुका है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में और स्कॉटलैंड में आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। आप आयरलैंड जाओगे, आपको आयरलैंड और इंग्लैंड में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ये किस वजह से हुआ है? ये इस वजह से हुआ है कि इन्होंने ब्रिटेन के साथ यूनियन ज्वाइन कर लिया, और वो यूनियन ज्वाइन करने का घाटा इनको क्या मिला कि इनका खुद का जो कल्चर और आइडेंटिटी थी वो लॉस्ट हो गई। तो एक तरह से बिना लड़े बिना झगड़े ब्रिटेन ने अपने आप को, या इंग्लैंड ने अपने आप को एक बड़े नेशन में फॉर्म कर लिया ना, 2 और कंट्रीज को मिला के। ठीक है, अल्टीमेटली कितनी कंट्रीज हैं उसमें? 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड एक है, बाकी 3 अलग है, और उन तीनों का कल्चर लॉस्ट हो गया। और क्या दिखाई देता है हमें कि जैसा इंग्लैंड है वैसे ये 3 कंट्रीज है। ठीक है, ये चीज है। फिर एक क्वेश्चन निकल के आया यहां पे, हाउ डिड प्रिंट कम इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपके लिए मैक्सिमम PYQs लेके आया हूं। हम थ्योरी पे कम फोकस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, हम मेनली PYQs पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ताकि हम ये समझ पाएं कि आंसर राइटिंग का क्या पैटर्न होगा, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग। हमारा जो आंसर होगा उसका क्या पैटर्न होना चाहिए, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है और किस फॉर्मेट में उसका आंसर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सामने, वो सारे के सारे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना के दिए आपको कि नहीं दिए? आपको सारे कीवर्ड्स दे दिए कि ये कीवर्ड्स यूज करके आपको आंसर लिखना है। अब 10th क्लास में पढ़ने के बाद अगर आप लैंग्वेज नहीं क्रिएट कर पा रहे हो आंसर की, तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट फेस करता है वो ये करता है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। इस दुनिया में जो लोग भी एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो 10th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो 12th बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो UPSC का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम, जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें लिखना होता है, उन एग्जाम्स में मैक्सिमम नंबर जो फेलियर्स का है, मैक्सिमम जो लोग फेल होते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत यही है कि वो एट अ टाइम डिसीजन नहीं ले पाते कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, और वो कुछ भी लिख के आते हैं क्वेश्चन में आंसर के फॉर्म में, इसीलिए वो आंसर्स क्या हो जाते हैं? गलत हो जाता है। तो हमें वही चीज नहीं करनी है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डिड प्रिंट कम इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्या आंसर होगा इसका? कोई बता सकता है? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ इंडिया में एंट्री हुई प्रिंट की। ठीक है, एंट्री कैसे हुई इंडिया में, एंट्री कैसे हुई? तो एंट्री हुई यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ एंट्री हुई किसकी? प्रिंट कल्चर की इंडिया में। ठीक है, यूरोपियन क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ एंट्री। फिर आपको एग्जाम्पल देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या थी? एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा इसमें? कोंकणी में बुक पब्लिश हुई, मलयालम में बुक पब्लिश हुई, तमिल लैंग्वेज में पब्लिश हुई। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? वर्नाकुलर, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस बुक्स इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। क्या एग्जाम्पल है? तमिल, ठीक है, मलयालम, कोंकणी, ये एग्जाम्पल दोगे आप। फिर आप बताओगे कि इंडिया में अर्लीस्ट बुक्स जो थी वो इन लैंग्वेजेस में आई, और बाद में क्या हुआ? जब इंडिया में जो ईस्ट इंडियन कंपनीज हैं उनका ऑक्यूपेशन जब इंडिया में हुआ तो उन लोगों ने क्या किया? फिर यहां पे रिलीजियस टेक्स्ट को प्रिंट कराना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर इंडियन प्रिंटिंग प्रेस आई। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो उतना जाना है, अगर नहीं आता है तो यहीं रोक देना है। ठीक है, अगर 5 नंबर में आता है तो उसको हमें खींचना है, नहीं आता है तो इतने पे ही रोक देना। ठीक है, फिर ये एक केस स्टडी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके। हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपका टॉपिक है वो हट चुका है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में डाला है। ठीक है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, इस तरह की ही केस स्टडी आएंगी आपको, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशंस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? आंसर क्या होगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ है? 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को यह रेवोल्यूशन हुआ। इसी को क्यों कहा गया क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म? हमें देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। मदर ऑफ ऑल रेवोल्यूशंस। ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बातें हुई ना, हमें चाहिए कुछ लॉजिकल रीजन क्यों ऐसा बोला गया यहां पे। सबसे पहले आप दिमाग लगाओ, नेशन स्टेट, यही है यूरोप का नेशनलिज्म। यूरोपियन नेशनलिज्म किस पे बेस्ड है? मैंने आपको बताया था पहले क्लास पढ़ाते टाइम कि इंडिया के नेशनलिज्म और यूरोप के नेशनलिज्म में एक बेसिक डिफरेंस है। तो जो यूरोप का नेशनलिज्म है, जो यूरोप का नेशनलिज्म है, यूरोपियन नेशनलिज्म, वो इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल अलग है। यूरोपियन नेशनलिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन नेशन स्टेट। नेशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है? नेशन स्टेट थ्योरी किस पे बेस्ड है? एक ही बात हो गई ना, वो तो नेशन स्टेट फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एक ही चीज है। नेशन स्टेट थ्योरी कहती है कि एक ऐसा प्लेस जहां पे एक ही तरह की भाषा बोलने वाले लोग हों, ठीक है ना, एक आइडिया में बिलीव करने वाले लोग हों, ठीक है, एक लॉ में बिलीव करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों से मिलके जो स्टेट बनता है उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, बट यहां पे एक फैक्टर आ जाता है, कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्या आता है? कलेक्टिव बिलोंगिंग। अगर ये चीज नहीं है तो नेशन स्टेट फॉर्म नहीं हो सकता। तो हमें दिखता है कि फ्रेंच लोगों ने कैसे 1789 में अपने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बदल दिया, ठीक है, और अपने लोगों के लिए जो उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए लॉ का फॉर्मेशन किया, उनके लिए पॉलिसीज बनाई,
उनके लिए आइडियोलॉजीज बनाई, तो हम कह सकते हैं कि पहला एक्सप्रेशन जो है वो फ्रांस में देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं सिटीजन्स के कंटेक्स्ट में, इसीलिए तो नेशनलिज्म दिख रहा है वहां पे। रेवोल्यूशन इसलिए थोड़ी हुई थी कि कल अनाज खत्म हो गया था तो आज उसको स्टोर करना है या हमें कहीं लूट करनी है, इसलिए रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन हुआ देश बदलने के लिए, ठीक है। रेवोल्यूशन काहे के लिए हुआ? देश बदलने के लिए हुआ है रेवोल्यूशन, ठीक। अब यहां पे क्या है? डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। यूरोपियन नेशनलिज्म का इनिशियल फेज किस पे बेस्ड है? यूरोपियन नेशनलिज्म के दो फेज है ना, अगर मैं बात करूं तो दो फेजेस हैं, दो फेजेस है कि नहीं है? एक पहला वाला है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, नेशन स्टेट। कब तक है भाई ये कब से कब तक रहेगा? इसका टाइमलाइन, इसकी टाइमलाइन क्या होगी? 1789 से लेके और 1830 तक, ठीक है ना? 30 तक भी चलेगा ना, क्योंकि रेवोल्यूशन तब तक भी सीक्रेट सोसाइटीज काम करती नहीं, सब करती नहीं। उसके बाद जब यूनिफिकेशन के टाइम पे हम जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इंपीरियलिज्म। क्या देखने को मिलेगा? इंपीरियलिज्म, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा? टेरिटोरियल एक्सपांशन। क्या देखने को मिलेगा? टेरिटोरियल एक्सपांशन, मतलब एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की क्या रख रहा है? डिजायर रख रहा है। हाँ, कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म भी उसी के बाद आएगा, 1871 के बाद, जब वो बाल्कन वाला इशू आएगा उसी के बाद से कॉलोनियलिज्म चालू होगा। कौन सी कंट्रीज में? एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। कॉलोनियलिज्म मतलब आपके देखो, कॉलोनीज बनाने की स्टार्टिंग तो हो गई थी अमेरिका के टाइम से, लेकिन हम मॉडर्न वर्ल्ड में जब आते हैं तो हमें दिखता है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ प्रॉपरली गवर्नमेंट के थ्रू। तब तक कंपनी रूल कर रही थी, गवर्नमेंट के थ्रू आओगे तो 1850s के बाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रिंट कल्चर का क्वेश्चन है। व्हाट वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड इन 1878? Why was गुलामगिरी बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले इन 1871? गुलामगिरी बुक क्यों लिखी इन्होंने? टू कंडेम कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट इनइक्वालिटीज को डिस्क्लोज किया है इन्होंने, और दलित वर्ड को कॉइन किया है। दलित वर्ड कॉइंड। दलित शब्द कौन लेके आया? ज्योतिबा राव फुले। उन्होंने बताया कि जो डिप्रेस्ड डिप्राइव्ड आदमी है उसको हम दलित कहते हैं, वो दलित आदमी दबा हुआ है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों पास किया गया था? टू कंट्रोल क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट किसने पास किया था? ये लॉर्ड लिटन। और इसको लिबरेट किसने किया था? इसका लिबरेशन किसने किया था? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन 1882, 5 साल में लिबरेट भी हो गया था ये। तो इस तरह से आने की पॉसिबिलिटी तो है, बट इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी एमसीक्यू में आने की है इसकी, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? एमसीक्यू में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक। लिखना है। ये 2 मार्क में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये गुलामगिरी बुक ज्योतिबा राव फुले ने लिखी है और किसके लिए लिखी है? कंडेम किया है कास्ट सिस्टम को इंडिया में, ठीक है ना। क्रिटिसाइज किया है कास्ट सिस्टम को इंडिया में कि अपर कास्ट कैसे लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करता है। दूसरी बात, कास्ट इनइक्वालिटीज बताई है कि इंडिया के बैकवर्ड होने की वजह कास्ट इनइक्वालिटीज है कि यहाँ एक दूसरे को लोग क्या करते हैं, उनका सोशल स्टेटस अलग अलग है।
कुछ लोगों का सोशल स्टेटस लोअर लेवल का है, कुछ लोगों का स्टेटस जो है सोशल स्टेटस वो अपर लेवल का है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है भारत में, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने बताई। हाँ, बंगाल गजट आया 1780 में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में। एक्चुअली में 1857 के बाद जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑक्यूपेशन हो गया, डोमिनेशन हो गया, तो भारत में एक नई क्लास पैदा हुई। मैं जबकि बात कर रहा हूं कब, क्या लिखा हुआ है 1878। 1871 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 71 में जर्मन यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है, 61 में इटली का यूनिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यूरोपियन पावर्स, नए यूरोपियन पावर्स दिखाई दे रहे हैं वहां पे। तो भारत में भी पढ़े लिखे जो लोग थे, इंटेलिजेंसिया जो ग्रुप था, उसने सरकार को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आज आप राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हो, तो उस समय का जो हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा वो भी पढ़ रहा होगा, वो भी तो पढ़ रहा होगा ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या चल रहा है भाई। जर्मनी एक हो गया, इटली एक हो गया, ये पढ़ रहा होगा ना वो। तो यहाँ के लोगों ने भी लिखना स्टार्ट किया ना गवर्नमेंट के लिए कि भाई आप एक दूसरे देश की सरकार हो और हमारे देश की सरकार चला रहे हो आप, और हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए ये। तो सरकार ने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम किस में छापते हो अपनी मैगजीन्स, बुक्स वगैरह, जर्नल्स वगैरह, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, हिंदी, बंगाली, मराठी, इनमें ही ना बंद कर देते हैं उठा के, क्योंकि तुम्हारे देश के हर आदमी को इंग्लिश पढ़नी तो आती नहीं है। तो जो भी होगा वो इंग्लिश में पब्लिश होगा। और ये लोग वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में क्यों पब्लिश कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच पाए। भाई आज के डेट में जिस आदमी को हिंदी आती है, ज़रूरी नहीं उसको इंग्लिश आती हो, वो हिंदी की मैगजीन पढ़ लेगा, बट वो इंग्लिश की मैगजीन नहीं पढ़ पाएगा। सरकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सरकार का जो भी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, वो सारा कुछ इंग्लिश में है। तो इंडियंस के खिलाफ वो क्या कर रहे हैं, इंडियंस पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको जगाने के लिए ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिशिंग स्टार्ट हुई, इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। इसको रोक दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास को एनकाउंटर नहीं कर पाओगे ना, तुम मास को टारगेट कर ही नहीं पाओगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं कोई रेवोल्यूशन लाना चाहता हूं, तो मुझे पहले आपको अपनी बात समझानी पड़ेगी ना। अब आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे साथ कैसे खड़े हो जाओगे। और अगर मेरे और आपके बीच का कम्युनिकेशन लिंक कोई तीसरा काट दे तो हम दोनों एक कभी नहीं हो सकते, समझे बात को। तो ब्रिटिश सरकार यही कर रही है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाके 1878 में, कि जो पब्लिक और जो क्रिटिक है या जो पब्लिशर है या जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनका लिंक पब्लिक से टूटना चाहिए ताकि पब्लिक भड़के ना। क्योंकि अल्टीमेटली कोई सरकार तभी तक चल सकती है जब तक पब्लिक उसके सपोर्ट में है, चाहे वो कैसी भी सरकार हो भाई। अगर पूरे भारत की पब्लिक अगर खड़ी हो जाती ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1850-60 में, तो ये लोग बाहर हो चुके होते उस समय, समझे बात को। यही चीज तो है। चलिए एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछ लेती है सीबीएसई, अभी तो रिसेंटली 1-2 साल में तो नहीं दिखाई दे रहा ये क्वेश्चन, तो घबराने की जरूरत नहीं है इनसे। ये इसका आंसर है जापान, ठीक है। जापान की पहली प्रिंटेड बुक कौन सी है, डायमंड सूत्रा। वो आपका आ सकता है एमसीक्यू में। क्या है, डायमंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एमसीक्यू में। 1448 गुटेनबर्ग perfected the system of printing. The first book he printed was by the Bible. ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Why was the reading of manuscript not easy in India? Choose the appropriate reason for the following option. Manuscripts were highly cheap, गलत है आंसर। Manuscripts were widely spread out, ये भी आंसर गलत है। Manuscripts were written in English and हिंदी, गलत है। Manuscripts were fragile, ये आंसर इसका होगा, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, वो ये नहीं कह रहा कि पढ़ना क्यों मुश्किल था, वो ये कह रहा है कि अवेलेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इजीली आप नहीं पढ़ सकते या इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि वो फ्रेजाइल फॉर्म में थी, ठीक है। ये चीज़ है। मैन्यूस्क्रिप्ट जो सबसे ज़्यादा इंडिया में मिली है वो कौन से लैंग्वेजेस में लिखी हुई मिली है, पता है आपको ये चीज़? एक तो संस्कृत है, दूसरी तमिल है, ठीक है। एक संस्कृत लैंग्वेज है, दूसरी तमिल है। सबसे ज़्यादा चोला डायनेस्टी के किंग्स ने मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवाई हैं भारत में, समझे। और वो भी कॉपर प्लेट्स पे लिखवाई हैं, मतलब मटेरियल अच्छा खासा पैसा खर्च किया है मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखवाने में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ दिक्कत ये थी कि ये कॉमनली अवेलेबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव आइटम है, ठीक है। पहले लिखने वाले सिलेक्टेड हुआ करते थे,
मटेरियल सिलेक्टेड हुआ करता था तो आम पब्लिक के लिए पढ़ने को नहीं मिलेगी। फिर बात आती है हु वर कॉल्ड चैपमैन, पेनी चैप बुक्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, हालांकि ये PYQ से ही है इसीलिए मैंने डाला है उसको, है ना, बट ये क्वेश्चन अब पूछा जाएगा या नहीं इसकी पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपका टॉपिक दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये नेशनलिज्म इन इंडिया की केस स्टडी है। ये बीच बीच में मैंने केस स्टडी के क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि कई बच्चे ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देख के भी घबरा जाते हैं, जबकि वो फ्री के नंबर है। मैं उनके लिए ये बोलता हूँ कि फ्री का नंबर है वो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन बायकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शंस, हाउ वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ड्रामेटिक, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बायकॉट मूवमेंट ऑन फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो हम नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम पढ़ेंगे तब इसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से इसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन निकल के और आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। हाउ डिड आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, एक्सप्लेन। कैसे नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज हैं 19th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन देख के दिमाग घूम गया होगा, क्या लिखना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या लिखना है? जो हम 2 बार आंसर बना चुके हैं लिबरलिज्म का, वही आंसर जाएगा इसमें, समझे बात को, वही आंसर जाएगा। यहां पे यूरोप को कैसे अलाइड किया गया आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ। ठीक है, सीधी बात है, मिडिल क्लास की कहानी बतानी है आपको, मिडिल क्लास, और कुछ छोटे मोटे रेवोल्यूशंस बताने हैं, जैसे कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशंस हुए, जो मैंने आंसर दिया था पिछली स्लाइड में, जहां ये डायलॉग लिखा था व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, वो वाला डायलॉग 20 में चिपका दो, सेम आंसर जाएगा। क्वेश्चन सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है बस। हाउ डिड ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलीट अक्रॉस यूरोप, ये तो हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करने हैं जो टॉपिक्स छूट गए हैं, मतलब जो अभी 3, 4, 5 सालों में नहीं पूछे गए। ठीक है, जैसे कि उनमें सबसे अच्छे टॉपिक्स या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? सबसे पहला आएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया, 5 नंबर में ही पूछ सकता है वो ये क्वेश्चन, 3 नंबर में ही पूछ सकता है क्वेश्चन, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्लस यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताओ, 5 नंबर में दोनों का यूनिफिकेशन पूछ लिया। अब स्टूडेंट कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि सर ये याद ही नहीं हो रहा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली, क्या करें, कंफ्यूज है बहुत। हम जर्मनी वाला याद करते हैं तो इटली वाला लिख देते हैं, इटली वाला याद करते हैं तो जर्मनी वाला लिख देते हैं, ये बड़ी कंफ्यूजन है। हम कैसे नाम याद रखें कि ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, काउंट डी गेवर कौन था, गैरिबाल्डी कौन से देश में था। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ किसने वॉर लड़ा, इटली ने कि जर्मनी ने। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हम देखते हैं ना, तो पूरे देश में अगर देखा जाए जर्मनी के अंदर, तो जो सबसे पावरफुल किंगडम है वो कौन है? सबसे पावरफुल किंगडम कौन है? प्रूशिया। ठीक है, प्रूशिया सबसे पावरफुल है। अब प्रूशिया ने, इसको लीडरशिप मिली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर प्रूशियन लीडरशिप। जो मैं ये लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, ये आपके इंट्रोडक्शन में जाएगा इस क्वेश्चन के, ये इंट्रो में जाएगा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर प्रूशियन लीडरशिप। या आप इसको ऐसे लिखेंगे, प्रूशिया टुक द लीडरशिप ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मेन बॉडी बनानी है, तो मेन बॉडी में कैसे बनाओगे आप? मेन बॉडी बनाओगे आप 7 ईयर वॉर्स विथ 3 पावर्स
कौन से पावर्स हैं भाई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। किसकी हेल्प से? हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। नहीं, वो तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाएगा ना। नहीं सर, जैसे वो जो लॉर्ड लैंडोनर से प्रूशिया के उन्होंने ये मतलब स्टार्ट किया था ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फंडिंग की थी। हाँ फंडिंग वो लिख रहे हैं। हाँ लिख सकते हो, बट आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा। आप इसमें जंकर वाला वर्ड यूज नहीं भी करोगे तो वैसे जरूरत नहीं है इसमें यूज करने की। आप सिर्फ इतना यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। इसीलिए तो सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं या टॉपिक को हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उसमें लिखा रहता है ना, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ एनी नेशन? क्या आर्मी किसी नेशन की आर्किटेक्ट हो सकती है? बिल्कुल, हमें दिखाई देता है जर्मनी में हो सकता है। यही क्वेश्चन पूछ लें आपसे, क्वेश्चन ही यही पूछ लें, वो सीधा ना पूछे जर्मन यूनिफिकेशन, वो पूछ ले कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ एनी नेशन, फिर आप आंसर लिखोगे जर्मन यूनिफिकेशन। बात समझ रहे हो बात को? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ एनी नेशन। ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, आंसर यही होगा। ठीक है, यहां पे इंट्रो में आपने पहला पॉइंट ये डाला, दूसरा पॉइंट क्या डालोगे? दूसरी लाइन में क्या लिखोगे? ऑटो वॉन बिस्मार्क चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन का चीफ आर्किटेक्ट है वो। समझे बात को? ये चीज है। फिर एंड में क्या आएगा? रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? मतलब कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको? प्रूशियन विक्ट्री और प्रोक्लेमेशन ऑफ कैसर विलियम वन एज द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी इन 1871। खत्म आंसर। बना लो इसको। इसको एलिबोरेट करके लिखना है, मतलब ये तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने के पर्पज से लिखवाया है, इसको एलिबोरेट करके लिखना है। हाँ, छोटे 5 पॉइंट बना दो, 3 मार्क्स में आया तो। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपको सीधा सा लिखना है। सबसे पहले इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स एंड ओनली 1 स्टेट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। कौन सा था? सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली स्टेट। काउंट डी केवर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स लाइक गैरिबाल्डी, जोसेफ गैरिबाल्डी। ठीक है, या इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो सपना देखा था वो सबसे पहले किसने देखा था? ज्यूसेप मजीनी ने। ठीक है ना, तो बैकग्राउंड में आप लिख सकते हो ज्यूसेप मजीनी was the first person or the first revolutionary who imagined the unification of Italy। उसके बाद फिर आप काउंट डी केवर और गैरिबाल्डी वाला पोर्शन डाल सकते हो। ठीक है, और फिर बाद में क्या डालोगे आप? विक्टर एमेनुअल सेकेंड को प्रोक्लेम किया गया इटली का किंग। ठीक है, यूनिफाइड इटली का किंग 1861 में। बार बार 71-61 में कंफ्यूज मत हो। 71-61 में कंफ्यूज हो गए तो आप गलत करके आ जाओगे। आपको इसमें वो भी डाल सकते हो, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पे क्या किया? जीत लिया था ना किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को गैरिबाल्डी ने। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन लोग रूल कर रहे थे? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और पोप और बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, ये लोग रूल कर रहे थे। इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा। फिर इसमें एक टॉपिक आता है बाल्कन। बाल्कन नेशंस के इश्यूज पूछ लेते हैं कभी कभी। क्या क्या इश्यूज हैं?
ठीक है, इनको चाहिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, या इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए इनको। ठीक है, इनके ऊपर असर किस चीज का है? रोमांटिसिज्म का असर है, वो डालना है आपको कि रोमांटिसिज्म। ठीक है, और क्या है? टेरिटोरियल एक्सपांशन भी है इनके अंदर, इनको टेरिटोरियल एक्सपांशन भी करना है। ठीक है, ये तीन बड़ी चीजें हैं जो इनके बारे में याद रखनी है आपको। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोमांटिसिज्म के बारे में बताइए क्या था? रोमांटिसिज्म ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है। रोमांटिसिज्म कल्चरल मूवमेंट था, ठीक है ना, कल्चरल मूवमेंट, नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इग्नाइट करने के लिए कल्चरल मूवमेंट चलाया गया, जिसमें कि फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, इनको यूज किया गया। ठीक है ना, हाँ, फिर उसमें एग्जाम्पल डालोगे आप जॉन गॉटफ्रीड हर्टर, ठीक है, और आप करोल करपिंस्की का ओपेरास का एग्जाम्पल डालो। मतलब उसमें 2 एग्जाम्पल लेने हैं आपको, जर्मनी का, फ्रांस का और पोलैंड का, 3 एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, इन 3 का एग्जाम्पल ले सकते हो। फ्रांस में हमें रोमांटिसिज्म देखने को कैसे मिलता है बताइए? एलिगरी देखने को मिलती है, और रोल ऑफ फिलोसफर्स, रोल ऑफ फिलोसफर्स भी तो देखने को मिलता है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द स्पिरिट ऑफ लॉ, द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इन सब के लिए। ठीक है, ये चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें एक टॉपिक और था, रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। लिबरल्स का रेवोल्यूशन क्या है तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जर्मनी का फ्रैंकफर्ट वाला एग्जाम्पल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये जो सीरीज है, इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव या एम ये है कि आपको ये बताया जा सके कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, और किस तरह का पैटर्न या किस तरह की अप्रोच हमारी होनी चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर जो है वो इंश्योर कर सकें। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।